नमस्कार दोस्तों, प्रियंकास पॉलिटी पॉइंट्स में आपका फिर से स्वागत है। हम यहाँ इग्नू एमए सेकेंड ईयर का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा पेपर कोड है वो MPS 001 है और इसका नाम है भारत और विश्व। ये जो वीडियोस हैं वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इग्नू से एमए कर रहे हैं और साथ के साथ जो यूजीसी नेट है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। इग्नू की बुक्स से ही हम क्यों कर रहे हैं, अगर हम इनको ध्यान से वीडियो को देखेंगे या फिर बुक्स को पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट इनसे जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन है वो देख सकते हैं और साथ के साथ में एक दो पैसेज में मैं आपको बता भी दूंगी। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस से किसी भी एग्ज़ाम की कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, वो चाहे KVS हो, वो DSSB के एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी जैसे UPSC हो, जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, इन वीडियोस के थ्रू वो अपना जो सिलेबस है उसके गो थ्रू आराम से हो सकते हैं। अब तक हमने इस बुक की जो है 9 यूनिट कर ली हैं। 10वीं जो हमारी यूनिट है इसका नाम है भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं और भारत का उनके साथ क्या रिलेशन है। इसके जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो संगठन बने हुए हैं सभी देशों के, उनका भारत पर क्या इफेक्ट है, जो भारत है उनके साथ मतलब किस प्रकार से सहयोग बनाए हुए हैं या इनसे क्या बेनिफिट ले रहा है या इनसे बेनिफिट ले रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम नेट के एग्ज़ाम में देखते हैं कि इसमें जो बिम्स्टेक है या फिर आसियान है, इनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये संगठन ऐसे इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये वीडियो जो हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम चाहें तो जो इम्पोर्टेंट है वो बातें हम नोट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में 10 देश शामिल है। देखिए, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें क्या है, 10 देश शामिल हैं। ये देश हैं बर्मा, यानी कि अब जो इसका नाम है म्यांमार, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सब देश आसियान के सदस्य हैं। यहीं से हमारे क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं। ये जो 10 देश हैं ये कौन से हैं, आसियान के सदस्य हैं। बर्मा यानी कि म्यांमार की समुद्री और स्थलीय सीमाएं भारत के साथ सटी हुई है, जबकि थाईलैंड, इंडोनेशिया और इस क्षेत्र के अन्य देशों की समान समुद्री सीमाएं हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये हमारे निकटस्थ पड़ोसी हैं, जिसके साथ हमारे संबंध बहुत प्राचीन काल से हैं। फनान, चंपा, कंबोज, पगान, द्वारबती, श्रीविजय और मजाब हित आदि प्राचीन दक्षिण पूर्वी राज्यों का इतिहास हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का साक्षी है। इन देशों की कला, पुरातत्व, काव्य और भाषा में इतनी समानताएं हैं कि उनके उद्भव और विकास को उनके भारतीय पक्षों को जाने बिना सही परिप्रेक्ष्य समझना संभव नहीं है। अशोक महान ने बर्मा, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सोना और उत्तरा नामक दूतों को भेजा था। इन देशों ने बौद्ध धर्म को अपना धर्म राज्य घोषित किया है। आज भी हिंदू धर्म का प्रभाव उनकी अपनी संस्कृति और धर्म पर स्पष्ट दिखाई देता है। मलय लोगों ने इस्लाम को अपना धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन जावा के मुसलमानों ने अभी तक हिंदू धर्म की परंपराओं का परित्याग नहीं किया है। उनमें से कुछ आज भी सर्वात्मवाद में विश्वास करते हैं और वे अनेक नामों से कई आत्माओं की पूजा करते हैं। बाली के समाज पर हिंदू धर्म का वर्चस्व है और दक्षिण पूर्व एशिया के सभी भागों में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बड़ी संख्या है। मलक्का, सुंदा और लोम्बोक प्रमुख समुद्री मार्ग है जो पूर्वी एशिया के शेष जगत से जोड़ते हैं। सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देश हैं। सिंगापुर का प्रभावी सेवा जो क्षेत्र वित्त, हवाई सेवा, कंप्यूटर और पोत परिवहन में अग्रणी है। दक्षिण पूर्वी एशिया के मुख्य भूभाग पर विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं और नदियां हैं। ये नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और उनमें से अधिकांश का उद्गम स्थल तिब्बत है। मुख्य नदियों में मेकांग नदी लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में से गुजरती है। अन्य नदियां हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेकांग नदी है वो लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में से गुजरती है। अन्य नदियां हैं बर्मा में इरावदी, चिंदाविन और सालविन, थाईलैंड में मेनाम, चाओ फ्राया, वियतनाम में सांग कोई जिसको लाल नदी कहते हैं और सांगबो जिसको काली नदी।
ये नदियाँ अपने साथ नियमित रूप से जलोढ़ मृदा लाती है और जमीन को उपजाऊ बनाती है। इन नदियों के द्वारा सबसे अधिक उर्वर जो क्षेत्र है निम्न लोअर यानी कि बर्मा, केंद्रीय थाईलैंड और टांगकिंग और मेकांग डेल्टा है। थाईलैंड और वियतनाम विश्व के सबसे बड़े चावल निर्यात करने वाले देश हैं। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन ही प्रस्तावना में से ही बन गए हैं। देखिए, थाईलैंड और वियतनाम विश्व में सबसे बड़े चावल को निर्यात करने वाले देश हैं। इस इकाई में हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं के विभिन्न पक्षों की परीक्षा करेंगे या फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों को प्राकृतिक संसाधनों की अकूत धन संपदा प्राप्त है। यह क्षेत्र विश्व के प्राकृतिक रबर का 90%, टीन का 50%, विश्व के नारियल का 75%, पाम ऑयल का 55% और टंगस्टन का 20% उत्पादन करता है। इंडोनेशिया और फिलीपींस में सोने की खानें और म्यांमार तथा कंबोडिया में रूबी की खानें हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में सभी जगहों पर इमारती लकड़ी और अन्य कठोर लकड़ी उपलब्ध है। इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, बर्मा और दक्षिण चीन के समुद्र में तेल के भंडार हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है। इस क्षेत्र में चावल, गन्ना, मक्का, पपीता और केले की भरपूर फसल होती है। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण मछली पालन क्षेत्र है। यहाँ की मृदा प्राय जलोढ़ है और यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इस क्षेत्र की प्रकृति स्वभाव से उर्वर है। यहाँ तक कि पहाड़ों की चोटियाँ हैं वहाँ पर भी सब्जी उगाई जा सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि विदेश नीति है उनके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ अच्छे पड़ोसियों के संबंध विकसित करने को बहुत महत्व देता है। 1991 से भारतीय राजनीति नीति पूर्व की ओर देखो की रही है और इसमें भी विशेष ध्यान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान के साथ संबंधों को सुधारने और साथ ही व्यापार, निवेश, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधों को बढ़ावा देने पर रहा है। उपनिवेश काल में जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध खराब हो गए थे उन्हें पुनर्जीवित करने की भारतीय नीतियां आरंभ की गई। अतीत में शीत युद्ध की स्थिति ने बहुत से द्विपक्षीय संबंधों के मामलों में भारत को किसी प्रकार की कार्यवाही करने से रोके रखा, लेकिन शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद परिस्थिति बदल गई। हमारे आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक संपर्कों को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रकार की पहल की गई। आसियान देशों के साथ सकल द्विपक्षीय व्यापार में 1998-99 में 5.98 अरब डॉलर से 2002 से 3 में 7.98 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। इससे भविष्य में पर्याप्त वृद्धि की संभावना दिखाई देती है। शीत युद्ध के दौरान आसियान देशों से निवेश बहुत कम था, उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है तथा दोनों ओर से ही विश्वास दिखाई देने लगा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पैकेज आरंभ किए गए हैं। अब पर्यटन का क्षेत्र केवल बोध गया के बौद्धों के धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं रह गया है। भारत आसियान क्षेत्र के देशों से निवेश को आकर्षित करना चाहता है और वे उदारीकरण तथा मुक्त व्यापार के पक्ष में हैं। आसियान देश भारत की सद्भावना के बदले यहाँ से व्यापार में रुचि लेने को तैयार हैं। वे भारत के विशाल बाजार के महत्व को समझते हैं क्योंकि भारत में लाखों मध्यम वर्ग के लोग विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त उनके भारत के साथ समान ऐतिहासिक, धार्मिक और सुरक्षा संबंधी हित हैं। दोनों ही पक्ष और अधिक लोकतांत्रिकरण, उदारीकरण और मुक्त व्यापार की नीति के समर्थक हैं। दोनों उग्रवाद और आतंकवाद के विरोधी हैं। साथ ही दोनों मानव अधिकारों का सार्वभौम के रूप से आदर करने के पक्ष में भी हैं। तो इस प्रकार भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो समकालीन इतिहास है वो कैसा रहा है वो भी देख लेते हैं। भारत और आसियान देशों का उपनिवेशीकरण और विउपनिवेशीकरण का इतिहास लगभग एक समान है। यूरोप के उपनिवेशवादी देशों में आसियान और भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करने की होड़ सी लगी हुई थी। इंग्लैंड ने भारत, बर्मा, मलाया, श्रीलंका, सिंगापुर और ब्रुनेई को अपना उपनिवेश बनाया। डच लोगों ने इंडोनेशिया को अपना उपनिवेश बनाया और फ्रांसीसी शासकों ने वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को इन्हें हिंद चीन के नाम से जाना जाता था अपने अधिकार में इन्होंने ले लिया था। बाद में स्पेन और अमेरिका ने फिलीपींस को अपना उपनिवेश बनाया। शताब्दियों के उपनिवेशीकरण के बाद उपनिवेश विरोधी संघर्ष प्रारंभ हुआ।
दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत बड़े भूभाग को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा जाता था, जिस पर उन्होंने मनमाने ढंग से कब्जा कर लिया था। भारतीय लोगों को यह समझाया गया कि यदि उपनिवेशीकरण समाप्त हो जाएगा तो बहुत से भारत से अलग हुए हिस्से फिर से भारत में मिल जाएंगे। एकता बनाए रखने की इच्छा के बावजूद भारत का विभाजन हो गया और माउंटबेटन योजना के अंतर्गत इसे अपने पश्चिमी और पूर्वीय क्षेत्र का बहुत सा भाग खोना पड़ा। इन दोनों हिस्सों को मिलाकर पाकिस्तान कहा गया, जो बाद में 1971 में और विभाजित होकर 2 राज्यों में परिवर्तित हो गया। इन दोनों राज्यों को पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम दिया गया। फिर भी राष्ट्रीय नेताओं ने उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए एक समान रणनीति और संघर्ष के महत्व को समझा। उन्होंने उपनिवेशवाद को समाप्त करने में एक दूसरे का समर्थन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के स्वाधीनता संघर्ष के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए नियमित रूप से संकल्प पारित किए। जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे प्रमुख भारतीय नेताओं और बुद्धिजीवियों ने उस क्षेत्र की यात्रा की और हमारे सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक संबंधों के बारे में चर्चा की। दूसरी ओर हो ची मिन्ह यानी कि वियतनाम, सुकार्नो जो कि इंडोनेशिया के, और तुंको अब्दुल रहमान यानी मलाया, और बोग्योक आंग सान यानी कि बर्मा से ने इस बात के लिए भारत की प्रशंसा की और उन्होंने उपनिवेशिक शासकों के विरोध में समान एकात्मकता की भावना व्यक्त की। अब थोड़ी सी पीछे की बात करते हैं, यानी कि 1920 के आसपास की और 1940-50 यहाँ तक की कि जापान ने किन किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। तो अब देखेंगे कि जापान का विजय अभियान। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में जापानियों का दक्षिण पूर्वीय क्षेत्र के विजयों का अभियान शुरू हुआ। जापान ने थाईलैंड पर कब्जा कर लिया। उसे जून 1940 में एक सैनिक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाधित किया गया और उसके बाद वह तेजी से सैगोन में आ पहुंचा। वहां पहुंचने पर जापान ने वहां के फ्रांसीसी गवर्नर को हिंद चीन के बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों का उपयोग करने के लिए बाधित किया। जापानियों की सैनिक कार्यवाही बहुत ही सतर्कता के साथ की गई, अतः उसने दक्षिण पूर्व एशिया की ब्रिटिश, डच, अमेरिकी और फ्रांसीसी सेनाओं को पराजित कर दिया। जापान ने एशिया वालों का है नारा दिया। जापान ने सह समृद्धि की नीति अपनाई और स्थानीय नेताओं को अपना शासन स्वयं चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार इंडोनेशिया में सुकार्नो को, थाईलैंड में फिबुन सांग्राम को, बर्मा में बोग्योक आंग सान को और भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने अपने देश में शासन चलाने के लिए तैयार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और उसका मुख्यालय दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थापित किया गया। इसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए मलाया, सिंगापुर, शाम और वर्मा के भारतीयों को प्रेरित किया गया। जापान सहायता से दक्षिण पूर्वी एशियाई लोगों ने स्वयंसेवकों और आजाद हिंद फौज के प्रशिक्षण को पूरा समर्थन दिया। आजाद हिंद फौज के स्वयंसेवकों के प्रति दक्षिण पूर्व एशिया में सहानुभूति और समर्थन इतना गहरा था कि जापान की पराजय के बाद भी उनमें से किसी को जबरदस्ती स्वदेश नहीं भेजा गया। उपनिवेशवाद के बाद की अवधि में आजाद हिंद फौज के बहुत बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने थाईलैंड और सिंगापुर में रुक जाने का फैसला किया। दक्षिण पूर्वी एशिया पर जापान की विजय ने भारत की सुरक्षा की कमजोरी को भी प्रकट कर दिया। इसे ब्रिटिश शासकों के लिए एक बार खतरे की घंटी बज गई और उन्होंने भारत को स्वाधीनता प्रदान करने के संवैधानिक उपायों की खोज के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश शासकों को बिना किसी पूर्व शर्त के भारत छोड़ने के लिए कहा। उनका विश्वास था कि भारत की सुरक्षा दक्षिण पूर्व एशिया की सुरक्षा से जुड़ी है और यदि दक्षिण पूर्व एशिया का पतन हो जाता है तो भारत का भी वही हर्ष होने की पूरी संभावना है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भारत ब्रिटिश उपनिवेश बन गया तभी दक्षिण पूर्वी एशिया का भी उपनिवेशीकरण हो गया। जब कुछ समय दक्षिण पूर्वी एशिया ने मंगोलों के आक्रमण का सामना किया तो भारत पर भी इसका भू राजनीतिक प्रभाव काफी अधिक पड़ा था। आज यदि चीन चीनी समुद्र के प्रत्येक भाग पर अपना क्षेत्रीय अधिकार जताने का प्रयास कर रहा है तो यह दक्षिण पूर्व एशिया और भारत दोनों के लिए समान रूप से चिंता की बात है। यदि किसी एक क्षेत्र पर संकट आता है तो उसे अन्य क्षेत्रों का प्रभावित होना भी स्वाभाविक है। अब देखते हैं शीत युद्ध का काल। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही विश्व में शीत युद्ध आरंभ हो गया था।
विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक पश्चिम गुट था जिसका नेतृत्व अमेरिका के हाथों में था, और दूसरा जो गुट था वो था साम्यवादी गुट, जिसका नेता सोवियत संघ यानी कि अब रूस था। दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश भाग पर अमेरिका का प्रभाव था। इस क्षेत्र में अमेरिका की पर्याप्त सैनिक शक्ति थी। अमेरिका के पास सूबिक खाड़ी का नौ सैनिक अड्डा और फिलीपींस का क्लार्क का हवाई सैनिक अड्डा था। इसके साथ ही वियतनाम का कैमरान खाड़ी का नौ सैनिक अड्डा, थाईलैंड का सत्ताहिप और यू तपाओ का नौ सैनिक अड्डा और थाईलैंड तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के कई सैनिक हवाई अड्डे अमेरिका के पास थे। यह सैनिक प्रशिक्षण का प्रमुख स्थान था। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न भागों में CIA यानी कि केंद्रीय गुप्तचर एजेंसी सक्रिय था। अमेरिका ने 1954 में दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन यानी कि सीएटो का गठन किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमेरिका ने 1954 में दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन यानी कि सीएटो का संगठन किया। इस नीति का उद्देश्य साम्यवाद को रोकना था। अमेरिका ने वियतनाम में साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया था और साम्यवाद को ध्वस्त करने के लिए 1964 से 1975 तक वह सैनिक दृष्टि से लड़ाई में संलग्न रहा। वियतनाम युद्ध में अमेरिका एक मुख्य पक्ष था और इसके विरुद्ध आरोप था कि इसने 1954 में जिनेवा समझौते तथा पेरिस शांति समझौते जो कि 1973 में हुआ था का उल्लंघन किया और उसे नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका किसी भी ऐसे समाधान के विरुद्ध था जिससे साम्यवादियों की शक्ति बढ़े। भारत सीएटो के निर्माण और साम्यवाद को रोकने के अभियान के विरुद्ध था। इसने समाजवादी रुख अपनाया और वियतनाम पर अमेरिका की बमबारी का विरोध किया। यद्यपि भारत ने विश्व स्तर पर लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थन किया, लेकिन इसे अमेरिका के साम्यवाद को रोकने के सिद्धांत की बात समझ नहीं आई। और फिर भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, जो सीएटो का सदस्य होने के नाते भारत के विरुद्ध मुहिम में अमेरिका के समर्थन का उपयोग करता था। भारत पाकिस्तान के 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अमेरिका से प्राप्त अधिकांश हथियारों का प्रयोग किया था। ये शस्त्रास्त्र पाकिस्तान ने सीएटो समझौते के अंतर्गत प्राप्त किए थे। अमेरिका भारत की न्याय संगत चिंता पर ध्यान देने को भी तैयार नहीं था। यह बात विशेष रूप से बांग्लादेश की आज़ादी के संदर्भ में भारत पाक युद्ध से संबंधित है। इसी कारण से भारत को 1971 में भारत रूस मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि से अमेरिका और चीन के पाकिस्तान को समर्थन प्रदान करने के विचार पर रोक लगी और इससे भारत रूस सहयोग की संधि की मजबूत नींव पड़ी। दूसरी ओर अमेरिका भारत रूस संबंधों के दृढ़ होने से परेशान हो उठा। इसने भारत को रूस का एक पिछलग्गू कहना शुरू कर दिया और निरंतर विश्व स्तर पर भारत को अलग थलग करने का प्रयास आरंभ कर दिया। चूंकि अमेरिका दक्षिण पूर्व क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली था, इसलिए इसे भारत और वियतनाम को अलग थलग करने में पर्याप्त सफलता भी मिली। सन 1978 में वियतनाम के कंबोडिया पर सैनिक आक्रमण के बाद स्थिति बिगड़ गई। वियतनाम ने खेमर रोज शासन का तख्ता पलट कर दिया और हैंग सेमेरिन के नेतृत्व में नई सरकार की स्थापना की। भारत उन कुछ देशों में शामिल था जिन्होंने कंबोडिया में वियतनाम द्वारा स्थापित शासन को राजनयिक मान्यता प्रदान की। जापान, चीन, यूरोपीय संघ, अमेरिका और आसियान ने भारत द्वारा मान्यता देने की आलोचना की। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने जनसंहारकारी पोल पोट के सत्ताच्युत खमेर रोज शासन की अपनी मान्यता को जारी रखा। क्षेत्रीय परिवेश वियतनाम भारत और रूस के विरुद्ध विवादों से घिरा था। इन देशों को प्रभुत्ववादी शक्तियों के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। दूसरी ओर यद्यपि चीन भी साम्यवादी देश था, किंतु इसे सकारात्मक दृष्टि से चित्रित किया जाता था। चीन के बारे में यह समझा जाता था कि वह प्रभुत्ववादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। चीन ने इस अवसर का अपने पक्ष में उपयोग किया और इसने बर्मा के मार्ग से दक्षिण चीनी समुद्र और हिंद महासागर में अपनी नौ सैनिक शक्ति की विद्यमानता को मजबूत बनाने का प्रयास किया। इसने कोको और हंगाई द्वीपों में अपनी चौकियां स्थापित की और इस प्रकार हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सामरिक स्थिति मजबूत की। चीन कभी भी हिंद महासागर में पैर न जमा सका, लेकिन 1978 से 91 के बीच हुए राजनीतिक और सामरिक विकास ने इसे अपने सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति में मदद की। दक्षिण पूर्वी एशिया चीनी रणनीतियों से शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ही पूरी तरह से परिचित हो सका। वह 1992 में चीनी सेनाओं के द्वारा
फिलीपींस के कब्जे वाली मिसचीफ रीफ पर अधिकार करने के बाद ही सचेत हुआ। चीन ने आगे फिर अपनी स्थिति को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया। चीन ने ऐसे चीनी नक्शे प्रकाशित किए जिसमें पूरे के पूरे प्रेटली समूह को अपने प्रभुत्व में दिखाया गया और इस पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और दूसरे देशों के आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन से एक नई विश्व व्यवस्था का उद्भव हुआ जिसमें अमेरिका के वर्चस्व को स्वीकार किया गया। अमेरिका ने लोकतंत्र, मानव अधिकार, मुक्त व्यापार और पेटेंट कानून लागू करने पर बल दिया। इस प्रकार नए विषय उभर कर सामने आए जिनके बारे में सामूहिक अक्षेत्रीय प्रतिक्रिया की जरूरत थी। बाद में आसियान देशों ने वियतनाम और भारत दोनों के साथ सहभागिता की आवश्यकता अनुभव की। इसका कारण यह था कि तीसरे विश्व युद्ध के सभी देशों के भूमंडलीय हित एक दूसरे के पूरक थे। अब जानेंगे भारत और आसियान, यानी कि ये जो आसियान संगठन है उसके जो संबंध है वो भारत के साथ कैसे हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संघ आसियान का जन्म 1967 में यानी कि 1967 में हुआ। इसका उद्देश्य अक्षेत्रीय व्यापार, निवेश और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना था। यह क्षेत्रीय सहयोग का केंद्र बिंदु सिद्ध हुआ और इसमें काफी तेजी भी आई। अब यह नए बाजारों और निवेश के अवसरों की खोज में लग गया। इसने भारत और वियतनाम को अक्षेत्रीय राजनीतिक तथा सुरक्षा परिदृश्य को सशक्त बनाने की दृष्टि से पूरक के रूप में देखा। वियतनाम ने उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के उद्देश्य से पुनर्नवीकरण की प्रक्रिया आरंभ की। दूसरी ओर भारत ने 1991 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया। भारत में नई सरकार ने भी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को जारी रखा। भारत ने विदेशी निवेशकों के लिए कर मुक्त प्रोत्साहन की घोषणा भी की। इन नीतियों ने आसियान देशों को भारत के साथ सहयोग को और दृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित किया। आसियान ने 1992 में भारत को अक्षेत्रीय वार्ता सहभागिता की पेशकश की। तदनुसार व्यापार, निवेश, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इन 4 आधारभूत सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की गई। यह क्षेत्रीय सहभागिता भारत और आसियान के बीच संस्थानिक संपर्क स्थापित करने में सहायक हुई। यह सहभागिता इतनी उपयोगी सिद्ध हुई कि आसियान ने 2 वर्षों के भीतर 1995 में इस वार्ता को पूर्ण वार्ता का दर्जा दे दिया। इससे आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाने में सुविधा हुई। आसियान ने भारत को आसियान के मंत्री स्तर के बाद के सम्मेलन में और आसियान अक्षेत्रीय मंच में तथा आसियान के सुरक्षा मंच में आमंत्रित किया। बाद में भारत और आसियान ने परस्पर समान आपसी हितों के बारे में बातचीत आरंभ की। सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को पर्याप्त विस्तार देने के लिए और संस्थानिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करने के लिए आसियान भारत सहयोग समिति की स्थापना की गई। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश, मानव संसाधन विकास और संस्कृति के सहयोग के क्षेत्रों की पहचान के लिए आसियान और भारत को एक कार्य दल की भी स्थापना की गई। इन देशों की संयुक्त सहयोग समिति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT में भारत की विशेषता की पहचान की। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकी, संचार और सेवा क्षेत्र में सहयोग के लिए भी प्रस्ताव पेश किए गए। आसियान भारत सहयोग समिति की बैठक ने व्यापार, पूंजी निवेश, पर्यटन, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत आसियान निधि स्थापित करने का निर्णय किया गया। यह निधि आसियान सचिवालय के अधिकार में रखी गई। इसकी व्यवस्था संयुक्त प्रबंध समिति द्वारा की जाती थी। संयुक्त सहयोग समिति इस बात के लिए सहमत थी कि एक आसियान नई दिल्ली समिति गठित की जाए जिसमें आसियान देशों के राजनयिक मिशनों के अध्यक्ष शामिल होंगे। भारत के तत्कालीन विदेश सचिव JN दीक्षित ने एक छात्रवृत्ति योजना घोषित की जिसके अंतर्गत प्रत्येक देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 6 माह की 6 डॉक्टर डिग्री के बाद की फेलोशिप के प्रस्ताव भेज सकता है। भारत और आसियान क्षेत्र ने उच्च योग्यता प्राप्त प्रतिष्ठित विद्वानों की भाषण मालाएं शुरू की जिसके अंतर्गत आसियान के प्रमुख नेताओं और बुद्धिजीवियों के द्वारा भारत में और भारतीय नेताओं और बुद्धिजीवियों द्वारा आसियान देशों में भाषण दिए गए।
यह योजना विदेश नीति और आसियान देशों तथा वार्ता के सहभागियों के बीच विश्वास और आपसी समझ बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई। अब बात करते हैं व्यापार और निवेश की। आसियान के साथ सहयोग के मुख्य बल आर्थिक पक्ष पर है। भारत की आबादी 1 अरब से अधिक है और जिसका प्रमुख हिस्सा मध्यम वर्ग का है। चूँकि कई दशकों से भारत का विश्वास समाजवादी विचारधारा और राष्ट्रीयकरण में रहा है, इसलिए इसके आसियान देशों के साथ सीमित संबंध रहे हैं। 1991-92 में जब भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया, तब आसियान देशों को भारत से केवल 6% का निर्यात होता था, जो कि आसियान के विश्व व्यापार के 1% से भी कम था। शीत युद्ध काल के बाद स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, लघु और मध्यम उद्यम तथा ढांचागत विकास, विशेष रूप से विद्युत उत्पादन, परिवहन और निर्माण के क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता की सराहना हुई। दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय सीमाओं के कुछ क्षेत्रों को वृद्धि क्षेत्र के अंतर्गत योजना में शामिल कर लिया गया। इसमें अंडमान और भारत के उत्तर पूर्वी भाग भी सम्मिलित थे। यद्यपि अभी तक इन प्रस्तावों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका, लेकिन भविष्य में सहयोग की संभावनाओं को कार्यक्षम बनाया जा रहा है। भारत और आसियान के बीच व्यापार की कुल बिक्री से और बढ़ते हुए निवेश से आपसी विश्वास की झलक मिलती है तथा घनिष्ठ सहभागिता की और अधिक गुंजाइश दिखाई देती है। थाईलैंड के साथ भारत का व्यापार प्रति वर्ष $1 अरब पहुंच गया है। भारत थाईलैंड को मणि, रत्न, हीरे, कपास और कपड़ा, यूरिया और उर्वरक आदि का निर्यात करता है तथा थाईलैंड से दालों जैसे कि उड़द और मूंग, रबर, कृत्रिम रेशे और अकार्बनिक रसायनों का आयात करता है। 1994 में भारत और मलेशिया के बीच $77.2 करोड़ का द्विपक्षीय व्यापार था, जो अब बढ़कर $1 अरब से अधिक हो गया है। भारत और मलेशिया से पाम ऑयल, पेट्रोल, अपरिष्कृत रबर और गैर लोह धातुओं का आयात करता है और इंजीनियरिंग सामान, भवन निर्माण सामग्री, कपड़े, धागे, रसायन, औषध निर्माण प्रौद्योगिकी, शीरे, फलों और सब्जियों का निर्यात करता है। सिंगापुर के साथ भारत का व्यापार जो पहले $4.4 करोड़ था, वह 1992 में बढ़कर $1.5 अरब हो गया, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 10% है। भारत सिंगापुर से इंजीनियरिंग सामान, तेल निकालने के काम आने वाली रिंगें, पाम तेल, कार्बनिक रसायन, शीशे, संचार के उपकरणों का आयात करता है और कपड़ा, मसाले, चारा, अकार्बनिक रसायन, जूट, फलों और सब्जियों का निर्यात करता है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के व्यापार संबंधी आंकड़ों में भी वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। भारत और बर्मा के बीच तामू मोरेह सीमा के खुल जाने के बाद से बर्मा भी भारत का एक उभरता हुआ प्रमुख व्यापारिक सहभागी बन रहा है। भारत और बर्मा के सैनिक शासन के साथ रचनात्मक सहयोग की नीति पर चल रहा है। भारत बर्मा को आसियान देशों के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार मानता है। भारत और बर्मा ने यानी कि म्यांमार ने 20 मई 2001 को तामू कोलिग्यो कलेवा सड़क के रखरखाव के लिए समझौते मतलब कि MOU पर हस्ताक्षर किए। भारत और बर्मा के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्रों में शामिल है सिट्टवे बंदरगाह के उन्नयन से संबंधित बहुविध परिवहन परियोजनाओं को पूरा करना, कालादान नदी में नौचालन की सुविधाओं का विकास करना और बर्मा में कलेवा से भारत बर्मा सीमा पर मिजोरम तक राजमार्ग का विकास करना। भावी सहयोग के क्षेत्र में सम्मिलित है ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं, जिनमें सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन और जल विद्युत ऊर्जा प्रमुख है। भारत का 1996-97 में बर्मा के साथ व्यापार $77 लाख, इंडोनेशिया के साथ $1 अरब 18 करोड़ 6 लाख और मलेशिया के साथ $1 अरब 54 करोड़ 4 लाख था। आसियान क्षेत्र को भारत से निर्यात मुख्य रूप से जानवरों का आहार, रुई, चावल, मूंगफली, कृत्रिम रेशा मशीनें और जैव रसायन का था। इस क्षेत्र में मोटर उद्योग के हिस्सों यानी कि ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिकी के हिस्सों, रेल के उपकरणों, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, कृत्रिम रेशों के वस्त्रों और कार्बनिक उत्पादों के व्यापार की बहुत संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में भारत के इस्पात, हर्बल उत्पादों, वस्त्रों और धागे की बहुत मांग है। हिंद चीन के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हो रही है। सन 1997 से 98 में कंबोडिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार 10.3 करोड़ रुपए था। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की दवाइयाँ उपहार में दी और कृषि के विकास में रुचि प्रदर्शित की। दूसरी ओर लाओस के साथ द्विपक्षीय व्यापार 1996 के
1.3 करोड़ रुपए से बढ़कर 1998 में 2.9 करोड़ रुपए हो गया। कई भारतीय कंपनियों ने लाओस के बाजार में अपने उत्पादों की खपत की संभावनाओं का आकलन किया। इन कंपनियों में प्रमुख थी किर्लोस्कर, टाटा, BHEL। किर्लोस्कर ने 1998 में 3 करोड़ डॉलर के सिंचाई के उपयोग के पंपों का निर्यात किया। वियतनाम के साथ द्विपक्षीय व्यापार में 1996-97 के 425.2 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 12.5% की थोड़ी सी वृद्धि दर्ज की गई। जहां तक इंडोनेशिया का संबंध है, द्विपक्षीय व्यापार 1996 के 4,226.2 करोड़ की तुलना में 4,330.3 करोड़ रुपए हुआ। लेकिन फिलीपींस के साथ व्यापार में 1998 में पहले की अपेक्षा कमी आई। फिलीपींस के साथ भारत का निर्यात पहले के 9 करोड़ डॉलर से 1996-97 में 31.36% घट गया। अब हम बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक अंग्रेजी के मतलब कि ये जैसे अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है वैसे इसको अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। बिम्स्टेक एक परिवर्णी शब्द यानी कि एक्रोनियम है जो वस्तुतः बांग्लादेश, इंडिया यानी कि भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक समूह के अंग्रेजी के प्रथम वर्णों से मिलकर बना है। जैसे कि बांग्लादेश का B, इंडिया का I, म्यांमार का M, इस प्रकार फर्स्ट लेटर यहाँ से उठा लिए गए हैं। बिम्स्टेक वह उप अक्षेत्रीय आर्थिक समूह है जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड देश शामिल है। ये क्वेश्चन एज इट इज नेट के एग्जाम में आया हुआ है और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो बिम्स्टेक है वो उप अक्षेत्रीय आर्थिक समूह है। ये क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि जो सार्क है वो किस प्रकार का संगठन है, जैसे यूरोपियन यूनियन किस प्रकार का संगठन है, तो इसमें बिम्स्टेक भी है। तो देखिए ये हमें ध्यान रखना है। यह अपने ढंग का पहला समूह है जिसमें आसियान के 2 सहभागी देश यानी कि आसियान के जो 2 सहभागी देश हैं इसमें 3 दक्षिण एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग के हिस्सेदार हैं। सन 1998 में स्थापना के बाद इस वर्ग ने संचार, ढांचागत संरचना, ऊर्जा, व्यापार और निवेश, पर्यटन तथा मछली पालन जैसे सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर ली थी। इस कार्य के लिए प्रत्येक देश ने समन्वय की विशिष्ट जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इसके विचाराधीन प्रमुख परियोजनाएं हैं एशियाई संपर्क राजमार्ग, एशियाई रेलवे नेटवर्क और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड। बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती देशों से गठित बिम्स्टेक समूह का उद्देश्य इस क्षेत्र के विशाल प्राकृतिक और मानव संसाधनों की क्षमता का उपयोग करना है। तो यानी कि हमें इसके उद्देश्य भी ध्यान रखने हैं। बिम्स्टेक का उद्देश्य है कि इस क्षेत्र के विशाल प्राकृतिक और मानव संसाधनों की क्षमता का उपयोग करना है। बिम्स्टेक आर्थिक सहयोग समूह ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग से संबंधित उच्च स्तरीय विचार विनिमय को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के निजी और सरकारी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा एक आर्थिक मंच प्रदान करने का प्रयास किया है। इसमें वस्त्र और कपड़ा उद्योग, औषधियों और औषध निर्माण, विज्ञान, रत्न और आभूषण आदि का काम, बागवानी यानी कि उद्यान विज्ञान और पुष्प कृषि के उत्पादों तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विचारों के आदान प्रदान पर विशेष बल दिया है। बिम्स्टेक प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एस्केप ने मार्च 1998 में एक विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में बिम्स्टेक के 500 सदस्य देशों के 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस बैठक में निजी क्षेत्र से आग्रह किया गया कि वह आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाए। बिम्स्टेक का एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य मंडल स्थापित किया गया और यह निश्चय किया गया कि आर्थिक सहयोग के पहलों के क्रियान्वयन के लिए अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में बिम्स्टेक के आर्थिक और व्यापार मंत्रियों की वार्षिक बैठकें की जाएंगी। बिम्स्टेक की एक प्रवर आर्थिक अधिकारियों की समिति यानी कि बिम्स्टेक सीनियर इकोनॉमिक ऑफिशियल्स कमेटी SEOC की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों की जिम्मेदारियों की पहचान की गई। उनमें सहयोग के लिए इन जिम्मेदारियों को 5 देशों में निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया गया। बांग्लादेश से व्यापार और निवेश, इंडिया से यानी कि भारत से प्रौद्योगिकी, थाईलैंड को परिवहन और संचार और बर्मा को ऊर्जा और श्रीलंका को पर्यटन और मछली के लिए जिम्मेदार माना गया। यह उल्लेखनीय है कि आर्थिक मंत्री इस बात से सहमत थे
कि बिम्स्टेक को मुक्त व्यापार समझौता करने और उसे क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। भविष्य में सहयोग के लिए ऊपर बताए गए 5 क्षेत्रों में कुछ नए उपक्षेत्र जोड़ दिए गए। ये उपक्षेत्र इस प्रकार से हैं: रबर, कॉफ़ी, चाय, नारियल और मसाले जैसी चीज़ें, ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर उद्योग और उसके हिस्से, संसाधित आहार यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं। 19 दिसंबर 1998 को ढाका में हुई बिम्स्टेक के मंत्रिमंडलीय बैठक में कहा गया कि हम बिम्स्टेक के आर्थिक मंच की स्थापना की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जो बिम्स्टेक के उपक्षेत्र के अंतर्गत अधिकाधिक आर्थिक सहयोग और प्रगति के लिए कार्य करेगा। हम एक बार फिर अपने संकल्प को दोहराते हैं कि हम अगली मंत्रिस्तरीय बैठक का संयोजन करने के लिए बिम्स्टेक के आर्थिक फोरम को सक्रिय करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे। इसमें आगे कहा गया कि वाणिज्यिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया तथा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन और संचार के क्षेत्र में संपर्क के द्वारा जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा सकती है उसके प्रति हम सजग हैं। इसलिए हम इस बात को फिर से जोर देकर कहते हैं कि हमें रेल, सड़क, बहुमुखी परिवहन व्यवस्था, पोत चालान और हवाई संपर्क को विकसित करने की आवश्यकता है। इससे बिम्स्टेक की बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती देशों की पहचान की पूरकता की पुष्टि होगी। दिसंबर 2001 में म्यांमार में आयोजित बिम्स्टेक की बैठक में सदस्य देशों के चिंतक समूह यानी कि थिंक टैंक के संपर्क को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। वे मेकांग गंगा सहयोग के कार्यक्रम के लिए बाहरी वित्त व्यवस्था की खोज करने पर सहमत हो गए। इस कार्यक्रम में भारत और हिंद चीन राज्य शामिल थे। ऐसी आशा थी कि सहयोग की कार्यसूची यानी कि एजेंडा की प्रकृति के लचीलेपन के कारण, जिसमें संस्कृति और पर्यटन से लेकर परिवहन और संचार तक के विषय शामिल है, तेजी से प्रगति हो सकती है। मेकांग गंगा सहयोग में भारत के साथ कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड आदि 5 देश शामिल हैं। इस विषय में ऐसा प्रयास किया जाएगा कि थाईलैंड को भारत से जोड़ने के लिए एक सड़क रास्ता म्यांमार निकाली जाए। मेकांग गंगा सहयोग दल राष्ट्रीय पारी व्यापार के लिए ढांचागत संरचना के विकास के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। इसमें भारत की उत्तर पूर्वी सीमा, म्यांमार, मेकांग क्षेत्र और उससे भी आगे का क्षेत्र शामिल है। भारत और चीन के बीच में स्थित मेकांग क्षेत्र भारत की सुरक्षा, शांति और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला भारत आसियान शिखर सम्मेलन नवंबर 2002 में फोम पेन्ह में हुआ। इसमें मेकांग क्षेत्र के देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आसियान के साथ समान दृष्टि और विचारों का उल्लेख किया था। भारत ने कंबोडिया को $1 करोड़ का कर्ज दिया और व्यापार, तकनीकी शिक्षा और 1000 वर्ष पुराने टाम प्राम मंदिर के रखरखाव के क्षेत्र में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने म्यांमार, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया को सीमा शुल्क के क्षेत्र में और अधिक रियायत दी। इसे आसियान देशों के प्रति महत्वपूर्ण सद्भावना का प्रतीक समझा गया। अब देखते हैं कि जो बिम्स्टेक देश है उनमें सुरक्षा का जो सहयोग है वो किस प्रकार का है। भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच सुरक्षा संबंधी सहयोग की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हो गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का दक्षिण पूर्वी एशिया वासियों ने दिल खोलकर समर्थन किया। यानी कि आज़ाद हिंद फौज INA का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। जो आज़ाद हिंद फौज है उसका जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में स्थित था। भारतीय राष्ट्रीय सेना के स्वयंसेवकों ने लोगों में देशभक्ति और आज़ादी की भावना भरी। उपनिवेश विरोधी संघर्ष में लोगों का समर्थन पाने में इससे बहुत मदद मिलती थी। आज़ाद हिंद फौज ने असम और मेघालय के आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया था, लेकिन नेताजी के गायब हो जाने और जापान की पराजय के कारण इसे वापस लौटना पड़ा। यदि आज़ाद हिंद फौज अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाती तो भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ सामरिक संबंध और अधिक मजबूत होते। जब भारत आज़ाद हुआ तो इसने बर्मा और इंडोनेशिया के साथ रक्षा संबंधी संधियों पर हस्ताक्षर किए। इन संधियों के कारण इंडोनेशिया और बर्मा की रक्षा सेनाओं को भारत में उच्च प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन 1957-58 में बर्मा और इंडोनेशिया के साथ रक्षा संबंधों में रुकावट आ गई। इसके बाद शीत युद्ध के कारण इन संबंधों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। जब आसियान समूह की स्थापना हुई तो इसे साम्यवाद विरोधी संगठन समझा गया, इसलिए भारत ने स्वयं को आसियान की गतिविधियों से जोड़ना नहीं चाहा। उधर आसियान देश भी भारत को सुरक्षा के मामलों में शामिल नहीं करना चाहते थे।
भारत और आसियान के बीच संबंधों में सुधार शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद ही हुआ, जब आसियान देशों के साथ संयुक्त अभ्यासों में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना को आमंत्रित किया गया। दक्षिण पूर्वी एशिया को अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए पर्याप्त धमकियों का सामना करना पड़ा। पहले सुरक्षा को खतरा साम्यवादी तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ से था, लेकिन अब उग्रवाद और आतंकवाद से व्यापक खतरा है। उन्हें भारी खतरा उत्तर क्षेत्र से लगता है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया पर आक्रमण किया था और अब वह खतरा चीन से है। चीन की मौजूदगी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में है और आसियान देशों की तुलना में इसकी नौसेना अपराज्य है। यदि अमेरिका इस क्षेत्र से चला जाए तो चीन उसके रिक्त स्थान को भरने के लिए तैयार बैठा है और इस प्रयास में चीन ने अपने नौसैनिक अड्डे पेस्काडोरेस यानी कि पेंगशू, प्राटास यानी कि डोगसा और पैरासेल्स यानी कि कजीसा और सेपरेटलिस यानी कि नानशा, कोको और हंगाई में बना रखे हैं। तो ये हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेने हैं कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर चीन ने बना रखा है। आसियान राज्य चीन से त्रस्त हैं। सुरक्षा परिदृश्य को मजबूती बनाने के लिए वे चाहते हैं कि इस क्षेत्र में अमेरिका अपने अड्डे बनाए रखे और इसी उद्देश्य से मलेशिया ने अमेरिका को लुमुट नौसेना डॉकयार्ड, थाईलैंड ने सत्ताहिप नौसेना अड्डा और इसी तरह सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने अमेरिका को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करने की पेशकश की। इस संदर्भ में आसियान देश भारत के साथ सहयोग करना बेहतर समझते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर भी भारत के साथ सुरक्षा संबंध बनाना चाहते हैं। आरंभ में भारत मलेशिया की रॉयल मलेशियन वायुसेना के पायलटों को MiG-29 विमानों पर प्रशिक्षण देने पर सहमत हो गया। मलेशिया की नौसेना ने भारत की तेज गश्ती क्राफ्ट नौकाओं को खरीदने में रुचि प्रदर्शित की। आसियान राज्य भारत के जिन क्षेत्रों में विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहते थे वे थे नौसैनिक कमांडो प्रशिक्षण, डाक निगरानी, जलदस्यु विरोधी ऑपरेशन यानी कि जल में होने वाले जो शत्रु देश है उनके साथ जो ऑपरेशन किए जाते हैं वे, मौसम प्रेक्षण, समुद्र तटीय अन्वेषण और बचाव ऑपरेशन, पत्तनों तथा बंदरगाहों की रक्षा और उथले जल में खनन आदि। भारत ने तटीय परीक्षण राडार और L-70 तोपें भी मुहैया कराने की पेशकश की। भारत ने कंबोडिया में आसियान देशों के साथ UNTAC के कार्यकलापों में भाग लिया और इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया में रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के कार्य में भाग लेना और भारत द्वारा आसियान देशों का विश्वास जीते जाने में प्रभावी रहा। इसलिए भारत आसियान अक्षेत्रीय मंच का सदस्य बन गया। आसियान अक्षेत्रीय मंच का उद्देश्य विश्वास पात्रता बढ़ाना, अवरोधक राजनीतिक प्रक्रिया और विवाद सुलझाने की प्रक्रिया का विकास करना था। आसियान क्षेत्रीय मंच के 24 सदस्य हैं, जिनमें आसियान की सबसे प्रमुख भूमिका है। इसका प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान है। इस मंच की कार्य करने की शैली परामर्श और सर्वसम्मति की है। इस मंच ने क्षेत्रीय सुरक्षा समस्याओं के समाधान के लिए ट्रैक 1 और ट्रैक 2 राजनय को प्रोत्साहित किया। ट्रैक 1 राजनय का इस्तेमाल संस्थानिक स्तर पर किया जाता है, जैसे आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान या प्रत्येक आसियान देश की सरकार के साथ। लेकिन ट्रैक 2 का जो उद्देश्य क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों, व्यापारिक वर्गों और सामरिक महत्व की संस्थाओं को सक्रिय करना है। ट्रैक 2 में अवरोधन राजनय को प्रमुखता दी जाती है ताकि युद्ध की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आसियान क्षेत्रीय मंच का प्रमुख उद्देश्य समान हित और चिंता के राजनीतिक और सुरक्षा मामलों में रचनात्मक वार्ता और परामर्श को प्रोत्साहित करना था। भारत इस संस्था के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय समझ, विश्वास संवर्धन और अवरोधक राजनय को विकसित करने में योगदान करने के लिए संबद्ध हुआ। भारत म्यांमार के साथ क्षेत्रीय सर्वसम्मति और रचनात्मक समझौते की नीति का समर्थक रहा है। इसने आसियान को अंडमान में संयुक्त सैनिक अभ्यास के लिए आमंत्रित किया और यह सीमा संबंधी समस्याओं के बावजूद चीन को महत्वपूर्ण मानता है। अब तक आसियान क्षेत्रीय मंच की उपलब्धियां प्रभावशाली नहीं रही हैं। रक्षा के मामलों में तथाकथित पारदर्शिता में अभी परिवर्तन होना शेष है।
आसियान क्षेत्रीय मंच के बहुत से सदस्य रक्षा मामलों में श्वेत पत्र प्रकाशित नहीं करते, और जो करते भी हैं तो उनमें कुछ भी प्रकट नहीं होता। इसके साथ ही रक्षा के सरकारी आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। इससे पूर्व की परंपरागत हथियारों के अंतरण से संबंधित क्षेत्रीय स्तर रजिस्टर बनाने की योजना का अस्तित्व केवल कागजों पर ही है। इसने अवैध दवाओं के व्यापार को या अपराधी या और विरोधी समूह के हल्के हथियारों के तीव्र प्रसार को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा यह पूर्वी तिमोर और आतंकवाद में वृद्धि के मामले में कोई पहल करने में असमर्थ रहा है। इस क्षेत्र में आतंकवाद की गंभीर समस्या है और इस आतंकवाद के विविध रूप हैं। एक तो दक्षिण पूर्व एशिया सबसे बड़ा अफीम और इसके उत्पादों का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इनके भारत के उत्तर पूर्वी भाग जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल है से संबंध होते हैं। इस अवैध रूप से नशीले पदार्थ बेचने वालों का सुव्यवस्थित नेटवर्क है और इनका राजनीतिज्ञों, आतंकवादियों और पुलिस के साथ गठजोड़ है। ये इस क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह नशीले पदार्थ मुहैया कराते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नशीले पदार्थ से जुड़े हुए आतंकवाद की बात को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यह कहकर विशेष महत्व दिया कि इस नशीले पदार्थ और आतंकवादी गठजोड़ से कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वे लैटिन अमेरिका या दक्षिण पूर्व एशिया के लोग हो, जहां नशीले पदार्थों का धंधा करने वालों के पास आयातित आधुनिकतम हथियार हैं और जिन्होंने न्यायाधीशों, पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों और निरपराध राहगीरों तक की हत्याएं की हैं। M16 विभिन्न प्रकार की कलाशनिकोव, AK-47 और चीनी बंदूकों के लिए कोक्स बाजार एक महत्वपूर्ण बाजार है। दक्षिण पूर्वी एशिया में वियतनाम युद्ध और कंबोडिया के गृह युद्ध के दौरान बागियों द्वारा छोड़े हुए हथियार शस्त्र विक्रेताओं के माध्यम से आसानी से रास्ते में उपलब्ध हो जाते हैं। इस क्षेत्र के बागी शस्त्र विक्रेताओं के संपर्क में रहते हैं और अक्के, अम्बोन, मिदनाओ और पश्चिम ईरान में विद्रोही समूह हथियारों के निरंतर आपूर्ति इन शस्त्र व्यापारियों से करते हैं। यह समस्या बहुत पुरानी है और इसका कोई प्रभावी समाधान नहीं हो पा रहा है। दक्षिण पूर्वी एशियाई सुरक्षा को तात्कालिक और सबसे महत्वपूर्ण खतरा इस्लामी आतंकवादी गुटों से हैं। वे दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं और उनके विश्व स्तर पर आतंकवादी संगठनों से संपर्क बने हुए हैं। अल-कायदा के समर्थक इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में हैं तथा उनके गुप्त अड्डे सिंगापुर, बैंकॉक, जकार्ता और अन्य क्षेत्रों में भी हैं। इस्लामी आतंकवादी समूह दरुल्लाह इस्लाया राया DIR के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये आतंकवादी समूह का नाम है, इस्लामी आतंकवादी समूह जिसका नाम है दरुल्लाह इस्लाया राया यानी कि DIR के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनका उद्देश्य मलय दुनिया का संघ बनाना है। DIR के क्षेत्र है मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बर्मा, मिदनाओ और पटनी। इनके पास प्रशिक्षित उग्रवादी हैं और उन्होंने अत्याधुनिक हथियार जमा कर रखे हैं। वे वर्तमान शासन व्यवस्थाओं का तख्ता पलट करना चाहते हैं और उस क्षेत्र में तालिबान की तरह का प्रशासन स्थापित करना चाहते हैं, जो कि फिलहाल अफगानिस्तान में है। इस प्रकार विभिन्नता में एकता और पंचशील सिद्धांत, जो इंडोनेशिया की शासन व्यवस्था के मार्गदर्शक सिद्धांत थे, से उन्हें खतरा है। आतंकवादी गुटों की मांगों को पूरा करने के लिए ब्रुनेई और मलेशिया लगातार अपनी नीतियों की समीक्षा करते रहे हैं। यद्यपि ब्रुनेई और मलेशिया ने इस्लाम को अपने देशों का राज्य धर्म घोषित कर रखा है, फिर भी आतंकवादियों को मात्र प्रसन्न रखना पर्याप्त नहीं है। इंडोनेशिया में 12 अक्टूबर 2002 को आतंक और खून खराबे का एक नया इतिहास शुरू हुआ, जब जमाह इस्लामिया JI ने बाली के पर्यटक स्थल को बम से उड़ा दिया। इस घटना के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सूत्र थे। इस बम विस्फोट में 190 लोग मारे गए और 300 लोग घायल हुए। इस घटना से प्रभावित अधिकांश लोग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन के थे। इससे भारत भी सतर्क हो गया और भारत विश्व के सबसे पहले देशों में से एक था जिसने इस घटना पर अत्यधिक खेद व्यक्त किया। जकार्ता में अमेरिकी राजदूत रोल्फ वॉइस इंडोनेशियाई राष्ट्रपति मेघावती से मिला और उसने उग्रवादी अड्डों को समाप्त करने, उन्हें पकड़ने तथा यह दिखाने को कहा कि वे इस विषय में गंभीर है।
अमेरिका ने जोर देकर कहा कि बाली में बम विस्फोट के बाद से इंडोनेशिया आतंकवादियों का स्वर्ग बना हुआ है और अमेरिका ने अपने दूतावास से संबंधित 350 अमेरिकियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। जुलाई 2003 में जकार्ता के एक 5 सितारा होटल में आतंकवादियों ने हमला किया। इसमें एक कार बम विस्फोट में बहुत निर्दोष लोग हैं वो मारे गए थे। अमेरिका ने बाली में हुए बम विस्फोट की निंदा की और उसे आतंकवाद का घृणित कार्य कहा। अबूबकर बशीर को इस अपराध का प्रमुख नेता कहा और जेमाह इस्लामिया को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। यह घृणित अपराध जेमाह इस्लामिया के सदस्यों के सहयोग के लिए धन एकत्रित करने के लिए किया गया था। जेमाह इस्लामिया के सदस्यों के अमेरिका प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आतंकवादी गुटों के अमानवीय व्यवहार के कारण उन्हें नापसंद किया जाता है। वे अपने विरोधियों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार कर रहे हैं और अपने उन मुस्लिम साथियों की हत्या कर रहे हैं जो उनके विरोध में अपनी राय व्यक्त करते हैं। वे प्रशासन के लिए शरीयत कानूनों और इस्लामी लोकाचार की बात करते हैं, लेकिन ये धार्मिक प्रकृति के हैं। भारत में भी कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद के खतरे का सामना कर रहा है। 2 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से निकाल कर बाहर कर दिया गया और उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया गया। आतंकवादी नियमित रूप से घाटी में निर्दोष लोगों की हत्या करते रहते हैं और पाकिस्तान तथा अन्य इस्लामी देशों के जबरदस्त समर्थन से आतंकवादी गुट घाटी में अव्यवस्था फैला रहे हैं। भारत सरकार विवाद को हल करने के हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन खून खराबा और विवाद पहले की तरह बना हुआ है। इंडोनेशिया के अनुभव से पता चलता है कि आतंकवाद एक धर्म के नीचे भी पनपता है। इंडोनेशिया में इस्लाम धर्म को सब प्रकार का महत्व दिया गया है, लेकिन इस्लामी आतंकवादी संगठन इस तथ्य को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे दारुल इस्लाम या इस्लामिक राया या अल कायदा की बात करते हैं। इस प्रकार भारत और इंडोनेशिया एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनके पास विवाद के हल के लिए और शांति स्थापित करने के लिए समान विचार हैं। आसियान के अन्य सहभागी देशों ने इंडोनेशिया की राजनीतिक घटनाओं, विशेष रूप से बाली के नरसंहार के बाद अत्यधिक चिंता व्यक्त की। इस विषय में उन सभी की एक राय है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत से जितना भी सहयोग मिल सके उसे लेना चाहिए। यानी कि ये यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। इसमें जो आसियान और बिम्स्टेक है, ये दोनों जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी स्थापना, इसमें कौन कौन से देश है और भारत का इसमें क्या योगदान है। अब जो सारांश है यानी कि पूरे पाठ का निचोड़ हम देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया पर भारत का प्रभाव इतना अधिक है कि कुछ भारतीय उसे भारत का क्षेत्र मानने की गलती करते हैं। शीत युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंध बिगड़ गए थे। इसके 3 कारण थे। एक तो यह है कि भारत अमेरिका की साम्यवाद को बढ़ने से रोकने की नीति का और सिएटो के निर्माण का विरोधी था। दूसरे, इसने वियतनाम में साम्यवादी शक्तियों के साथ एकात्मकता व्यक्त की। इसने 1972 में उत्तरी वियतनाम के साथ अपने संबंधों के स्तर को ऊंचा कर दिया था और आपस में राजदूतों का आदान प्रदान किया था, लेकिन दक्षिणी वियतनाम को वही विशेषाधिकार नहीं दिए गए। एक अन्य बात जो संबंधों में बाधक बनी वह 1979 में कंबोडिया में वियतनामी प्रशासन द्वारा स्थापित सरकार को राजनयिक मान्यता देना था। आसियान भारत के इस निर्णय से अप्रसन्न था। तीसरा, भारत के सोवियत संघ और वियतनाम के साथ संबंध अच्छे हो गए, जिसे अमेरिकियों और एशिया प्रशांत के अमेरिकी पक्ष के नेताओं ने पसंद नहीं किया। यह भारत विरोधी वातावरण शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद ही बदला। 1992 में भारत आसियान का अक्षेत्रीय सहभागी बन गया और उसके बाद 1995 में वार्ता सहभागी बना। इसके बाद ही संबंधों में सुधार होने लगा। सहयोग के लिए जिन आधारभूत क्षेत्रों की पहचान की गई वे थे व्यापार, पूंजी निवेश, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT और जैव प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन। भारत आसियान क्षेत्रीय मंच यानी कि फोरम का सदस्य है। इस प्रकार भारत और आसियान सुरक्षा के मामलों में सहयोग कर रहे हैं। भारत और आसियान की उत्तर मंत्रिस्तरीय बैठकों और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों में भाग लेता है और इसने विश्वास बढ़ाने तथा शांति स्थापित करने में योगदान किया है। देखिए, इस पैसेज से सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे जो नेट का एग्जाम है उसमें आया हुआ है
कि जो आसियान में भारत का जो कब उसका सदस्य बना, 1992 में क्षेत्रीय सहभागी बना, 95 में वार्ता सहभागी बना। तो इस प्रकार के जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं नेट के पेपर में, वो सीधे सीधे यहाँ से हम देख सकते हैं। तो हमें ध्यान से वीडियो सुननी है और इन पॉइंट्स को नोट करते जाना है। अब देखते हैं आगे कि सन 1998 में जब पोखरण 2 में परमाणु परीक्षण किया गया तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने अत्यधिक क्रोध व्यक्त किया, लेकिन कुछ आसियान देशों ने भारत के परमाणु शक्ति बनने की सराहना भी की। आतंकवाद के खतरे के प्रति भारत और आसियान के समान विचार हैं। उनका विश्वास है कि आतंकवादी अमानवीय हैं, जिनमें धर्म या मानवीय नैतिकता के प्रति सम्मान की भावना नहीं है। आसियान देशों ने कश्मीर में और उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में भारत की समस्या को अधिक अच्छी तरह से समझा है। शीत युद्ध के दौरान जिस तरह इन देशों ने भारत का विरोध किया था, अब ये भारत के विरुद्ध किसी विवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अंत में भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अच्छे पड़ोसियों जैसे संबंध विकसित करने के कारणों से आर्थिक और सामरिक दृष्टि से लाभ मिल रहा है। इसे भारत की संसद का और इस क्षेत्र के सभी देशों का समर्थन प्राप्त है। इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र लोकतंत्र, मुक्त व्यापार और भूमंडलीकरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर सकेगा। तो यहाँ पर हमारी यूनिट क्या है, कंप्लीट होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार बता रही हूँ। और इसके साथ थैंक यू।